रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरनामा की। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। उनके बयान का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सरकार के मंत्रियों से जायज और नाजायज बच्चों के बारे में पूछ लिया है। उनके सवाल से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है उसकी एएनबी न्यूज पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से पहले सरकार को बताना चाहिए उसके मंत्रियों के कितने बच्चे हैं। पहले वह घोषणा करें कि उनके कितने बच्चे वैध हैं और कितने अवैध, फिर हम भी घोषणा करेंगे। पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि किसी मामले में बड़े बुजुर्गों से सलाह मशविरा जरूरी है, बातचीत के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद के कायमगंज स्थित अपने गांव पितौरा आए थे। यहीं उन्होंने जनसंख्या नीति पर बात की। खुर्शीद ने कहा कि पहले सरकार मंत्रियों के बच्चों की सूचना दे, फिर विपक्ष अपनी जानकारी देगा। कांग्रेस नेता का बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की तैयारी की जा रही है। राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। तो आपको बता दें कि विपक्षियों को नई जनसंख्या नीति रास नहीं आ रही है और लगातार जब से यूपी सरकार ने नई जनसंख्या नीति को लेकर ऐलान किया है तब से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। अब ये जानकारी मिल रही है कि सलमान खुर्शीद ने भी बड़ा बयान दे दिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बवाल छिड़ गया है। सलमान खुर्शीद ने यह बात साफ तौर पर कह दी है कि पहले सरकार के मंत्री बताएं कि उनके कितने बच्चे हैं और ये भी बताएं कि उनमें से कितने वैध बच्चे हैं और कितने अवैध। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया का दौर भी लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता या तो उनके इस बयान से कन्नी काट रहे हैं या उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे राशिद अल्वी की अगर हम बात कर ले तो राशिद अल्वी ने कहा है कि मैं खुद ऐसे बहुत से नेताओं को जानता हूं जिनके नाजायज बच्चे हैं। तो इस तरह से अब जायज और नाजायज पर देश में बहस छिड़ गई है। सलमान खुर्शीद वैसे भी अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहते हैं। अब उनके एक और बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। सियासी बयानबाजी में अब मर्यादाएं टूटती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सलमान खुर्शीद की तरफ से किया गया है वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का बयान देना कि कितने बच्चे नाजायज हैं और कितने जायज, इस पर अब सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। खैर देखना यही रहेगा कि उनके इस बयान पर क्या आला कमान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनके इस बयान पर पलटवार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जैसे कृत्य वैसी ही सोच। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की ओर से यूपी के जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर विवादित बयान दिया गया है। खुर्शीद की ओर से बयान देने के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसकी जैसी भावना और नियत होती है वो वैसी ही बात करता है। दरअसल सलमान खुर्शीद ने कहा था कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने से पहले योगी सरकार के मंत्रियों को ये बताना चाहिए कि उनके कितने बच्चे हैं। इसके साथ ही उन्हें ये भी बताना चाहिए कि कितने बच्चे जायज हैं और कितने बच्चे नाजायज। फर्रुखाबाद में मीडिया से बात करते हुए सलमान खुर्शीद ने यह बयान दिया था। इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनके भाव और जिनके कृत्य जैसे रहे हैं तो वो वैसी ही बातें करते हैं। जो इस धरती पर आया है वो सब जायज है और हमारे लिए कुछ भी नाजायज नहीं है। वहीं योगी ने कहा कि ये कांग्रेस की सोच है और कांग्रेस ने इसी के अनुसार काम किया है। मुझे लगता है कि पूर्व कानून मंत्री को ही इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो मानवता का अपमान कर रहे हैं या नहीं। क्या पूर्व कानून मंत्री के रूप में उन्हें ऐसे शब्द का प्रयोग करने में कोई संकोच आया या नहीं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता का बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की तैयारी की जा रही है। राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी
नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। सरकारी योजनाओं का भी लाभ न दिए जाने का इसमें जिक्र है। और ऐसे समय में जो ये बयान सलमान खुर्शीद का आया है वो वाकई में काफी चिंताजनक और यहाँ पर सियासी पारा बढ़ाने वाला है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रस्तावित विधेयक को लेकर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कह दिया है कि कानून बनाने से पहले सरकार को बताना चाहिए कि उसके मंत्रियों के कितने बच्चे हैं। अब सलमान खुर्शीद के मसले पर हम चर्चा कर रहे थे, उसी का दोबारा रुख कर लेते हैं। फर्रुखाबाद पहुंचे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 पर विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर अब वे एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। चलिए पहले आपको उनका पूरा बयान ही सुना देते हैं। राष्ट्रीय विषय पर, किसी राष्ट्रीय विषय पर जब चाहेंगी भारतीय जनता पार्टी हम उनके साथ खड़े रहेंगे, वहाँ विवाद का सवाल ही नहीं है। लेकिन खड़ा करने के लिए बताना होगा ना, इस बात के लिए आगे खड़े हो जाइए, बताना तो होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि घर में हम खड़े रहे बैठे बैठे, दिल भर गया अब हम खड़े हैं। प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जोर दे रही है। प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून 2 बच्चों को सुविधाएं नहीं देंगे। करना चाहिए। पहले एक सूचना देनी चाहिए कि हमारे मंत्रियों के कितने बच्चे हैं, ठीक है ना, हमारे मंत्रियों के कितने बच्चे हैं, उसके बाद करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। और ये कहें कि ओपोजिशन जो है वो आप घोषणा करें कि हमारे कितने बच्चे हैं और हम अपनी घोषणा करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं, तो उसके बाद क्या होगा। और ये भी बता दें वैध और अवैध बच्चे हैं, ये भी बता दें, उसके बाद चर्चा करें। तो फर्रुखाबाद पहुंचे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 पर विवादित बयान देकर चर्चा में आ गए हैं। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने से पहले बीजेपी नेता बताएं कि उनकी कितनी वैध और कितनी अवैध संतानें हैं। उनके बयान पर आ रही प्रतिक्रियाएं भी आप सुनिए। देखिए, सलमान खुर्शीद साहब बड़े वरिष्ठ नेता हैं और उनको अनुभव भी है, तो उन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से बात की है कि ये इसकी जो जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश सरकार ला रही है उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। उनके सरकार में बैठे हुए मंत्री लोग उनके बच्चों का हिसाब मांगने की बात कही है, जायज़ नाजायज़ बच्चों की बात कही है, तो ये उनका इस नीति के ऊपर आपत्ति करने का अपना नज़रिया है और वो उसी हिसाब से लेना चाहिए। बच्चे सलमान ने बिल्कुल ठीक कहा है, पता चलना चाहिए किसके कितने जायज़ कितने नाजायज़ बच्चे हैं। चूँकि मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ऐसे नेताओं को जिनके जायज़ हैं ही नहीं, नाजायज़ ही बच्चे हैं। तो अगर सलमान ने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, मैंने जिस लाइन पे अपनी बात रखी है मैं आज भी कायम हूँ। डेमोग्राफी एक संश्लिष्ट सब्जेक्ट है, उसको डेमोग्राफर्स को छोड़िए। शायद बहुत लोग जो डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि जिस कम्युनिटी के बारे में वो जिक्र करना चाहते हैं उसके बारे में डिकेडल रेट ऑफ ग्रोथ आप देख लीजिए। पिछला भी हम लोग तो कई दफा उस पर आप वही ने कहा कि डेमोग्राफर को पढ़िए, उनको समझिए, तो आपको शायद बहुत सारी और शिक्षा और स्वास्थ्य की मूलभूत सब व्यवस्थाओं में सुधार के साथ कैसे फर्टिलिटी रेट कम होता है ना, थोड़ा केरला मॉडल को देखिए। अगर ये सब चीजें नहीं करते हैं तो अब तो आप जो असम यूपी में हो रहा है तो आप करिए, ये आप हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन मैनेजमेंट नहीं। मुझे लगता है गंभीर मसले पर ऐसे सतही बयानों का कोई औचित्य नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण आज देश के लिए एक कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सवाल है और जिस तरह से हम जनसंख्या विस्फोट के कगार पर हैं, विकास और संसाधनों को अगर बांटते जाना है तो लोगों का जीवन बेहतर नहीं होगा, इसलिए कहीं ना कहीं इस पर विराम लगना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि जिस तारीख से इसका क्रियान्वयन हो, लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। सभी सामाजिक समूहों की भागीदारी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, उनको विश्वास में लेकर के अगर ये क्रियान्वित किए जाएंगे तो निस्संदेह इसका ज़्यादा लाभ होगा। और जब भी कोई कानून बनता है
तो उसके पूर्व किसके कितने बच्चे हैं ये सवाल नहीं होता है। उस तारीख के बाद उसका क्रियान्वयन सबके लिए अनिवार्य होगा। देखिए, इस देश का समस्या में एक बड़ा समस्या पॉपुलेशन, और उसको आज न कल कंट्रोल करना पड़ेगा। जो सलमान खुर्शीद आज कसीदा काट रहे हैं, उस सलमान खुर्शीद से पूछिए कि इंदिरा जी ने कुंवार लड़कों के और लड़कियों को नसबंदी करा दिया था, वो दिन भूल गए। ये ज़बरदस्ती करने की बात योगी जी नहीं कह रहे हैं। एक्ट के अनुसार जो फैक्ट है भारत का, उस फैक्ट पर एक्ट को इम्पोज करके इस भारत के पॉपुलेशन को नियंत्रण करने के लिए सब कोई स्वीकार करता है। इसका खुला डिबेट हो जाए कि कौन इस भारत में है जो इसके नियंत्रण से बाहर रहना चाहता है, उसके कारण क्या है तो पता चल जाएगा। इसलिए चूंकि वो प्रतिपक्ष में है, उनकी पार्टी मरते जा रही है, मृत प्राय हो गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत के लिए भी, इस देश के लिए कुछ कहेंगे तो उसके खिलाफ बोलेंगे। इसके सिवाय दूसरा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो जैसा कि आपने तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी, ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है और सलमान खुर्शीद के बयान ने पारा और ज्यादा बढ़ा दिया है। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके अलावा कुंवर सिंह जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कुंवर सिंह जी, शुरुआत हम आपके साथ ही करना चाहेंगे क्योंकि बयानवीर आपके ही रहे सर। ये सलमान खुर्शीद के बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या उनके इस बयान को आप समर्थन दे रहे हैं, उनका पक्ष लेंगे या कन्नी काट लेंगे, क्या करेंगे सर? वैध अवैध संतानें क्या होता है, जानना चाहूंगी मैं आपसे। सलमान खुर्शीद साहब का ये बयान मैंने सुना नहीं है। कमाल करते हैं सर, आप 5 बजे से हमारे साथ बैठे हुए हो, तब एक बार तो हमने ही सुना दिया टेलीविजन पर कि वो क्या कह रहे थे, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि मैंने सुना नहीं है। हाँ, मैं पूरी बात कर लूं काजल जी। यदि पल्लवी बात कर रही हूँ सर स्टूडियो से। ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण पर तो सरकार को बहुत पहले निर्णय ले लेना चाहिए, और मैं तो कहना चाहता हूं कोरोना महामारी के इस विभत्स से पहले मोदी सरकार पहले कार्यकाल में ये जनसंख्या निवारण का कानून लाती तो बहुत अच्छा होता। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं और चुनाव के फायदे के लिए ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो रिकॉर्ड रहा है, योगी आदित्यनाथ जी ने दो पिता की जानकारी शपथ पत्रों में दी है। एक तो 5/9/1917 को उन्होंने अवधेश नाथ महाराज का पिता का नाम लिखा और दुनिया जानती है आनंद सिंह बिष्ट उनके पिता है। प्रधानमंत्री जी के भी शपथ पत्र में जानकारी छुपाई गई है। तो सत्य क्या है, इस तथ्य की भी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। देश के मुख्य पदों पर बैठे हुए भाजपा के नेताओं को अपने शपथ पत्र में ऐसी भ्रामक जानकारियां नहीं देनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि यदि ये चुनाव लाभ के लिए जनसंख्या निवारण का कानून लाया जा रहा है तो इसको आप लाइए, आप देश की संसद में इसकी चर्चा कराइए, वैधानिक तरीके से ये बिल पास हो और लोगों से चर्चा हो, संगठनों से चर्चा हो, जिनको क्रियान्वयन कराना है। सिर्फ कानून बना के और घोषणा करना नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं किसान कानून बन गया, उसके खिलाफ किसान रोड पर है 7 महीने से। श्रम कानून में आपने सुधार कर दिया, लेबर और श्रमिक साथी उसका विरोध कर रहे हैं। देश की सार्वजनिक कंपनियों को आप बेच रहे हैं। नियंत्रण के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं तो इसका कोई विरोध कर लेगा तो अब जो जनता है वो सड़क पर आ जाएगी कि नहीं जनसंख्या नियंत्रित मत करो हमारे देश में। चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। सलमान खुर्शीद के बयान पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जो विवादित बयान उन्होंने दिया, इस पर एक बहस इस समय छिड़ी हुई है। कुंवर सिंह जी और हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी लगातार जुड़े हुए हैं। कुंवर सिंह जी कह रहे थे कि मैंने सुना नहीं कि सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा, तो एक बार हम फिर से सुना देते हैं कि सलमान खुर्शीद ने क्या बयान दिया। और कुंवर जी आप भी सुन लीजिएगा कि सलमान खुर्शीद कह क्या रहे थे, जो इस समय बहस छिड़ी हुई है। एक बार सुनाते हैं दोबारा। राष्ट्रीय विषय पर, किसी राष्ट्रीय विषय पर जब चाहेंगी भारतीय जनता पार्टी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। वहाँ विवाद का सवाल ही नहीं है, लेकिन खड़ा करने के लिए बताना होगा ना, इस बात के लिए आगे खड़े हो जाइए, बताना तो होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि घर में हम खड़े रहे बैठे बैठे, दिल भर गया अब हम खड़े हैं। प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जोर दे रही है। प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून 2 बच्चों को सुविधाएं नहीं देंगे। करना चाहिए। पहले एक सूचना देनी चाहिए कि हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, ठीक है ना, हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, उसके बाद करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। और ये कहें कि ओपोजिशन जो है वो आप घोषणा करें कि हमारे कितने बच्चे हैं और हम अपनी घोषणा करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं, उसके बाद क्या होगा। और ये भी बता दें वैध और अवैध बच्चे हैं, ये भी बता दें, उसके बाद चर्चा। चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कुंवर जी आपने उनका ये बयान सुन लिया, और ये मत कहिएगा सर कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। देवेंद्र प्रमुख जी के पास अभी आना चाहूंगे। बताइए देवेंद्र प्रमुख जी, आपने सुना है सलमान खुर्शीद का बयान, और अभी आप कुंवर सिंह जी को भी सुन रहे थे। उन्होंने तो सीधे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही सवाल खड़े कर दिए। जनसंख्या नियंत्रण पर जब बात हो रही है तो सार्थक बहस क्यों नहीं हो रही? मेरा सवाल सीधा सा है सर। और बाइट के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि देवेंद्र जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर। देवेंद्र जी की आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। एक बार देख लेते हैं, शायद कोई टेक्निकल इशू हो रहा होगा। मैं कुंवर जी आपके पास ही आना चाहूंगी। सुन लिया होगा सर आपने सलमान खुर्शीद का बयान, और उनके बयान में राशिद अल्वी ने क्या कुछ कहा था वो भी हमने आपको सुनाया है। राशिद अल्वी साफ तौर पर बोल रहे हैं कि हाँ ये बात सही है, जो भी कह रहे हैं सलमान खुर्शीद एकदम सही है। बताइए। देखिए, जनसंख्या निवारण का कानून केंद्र सरकार बनाए। देश में जनसंख्या होने से पहले हमको जाग जाना चाहिए। अग्र सोची सदा सुखी, लेकिन सिर्फ इसका चुनाव में लाभ लेने के लिए नहीं करना चाहिए। आप संसद में बिल लाएं, हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि जनसंख्या पर रोक लगानी चाहिए। जिस तरह से जनसंख्या अनियंत्रित तरीके से बढ़ रही है, उस तरह भारत एक अनोखी और विस्फोटक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। और आने वाले वक्त में यदि जनसंख्या का निवारण यानी जनसंख्या रोकने का कानून नहीं लाए तो हम बहुत सारी मुसीबतों में आ जाएंगे। हम भी चाहते हैं और हमारी मांग भी है पुरजोर तरीके से। खबर भी दिखाई थी कुंवर जी, अभी जब शुरू होने वाला है संसद का मानसून सत्र, उसमें लाया जाएगा जनसंख्या नियंत्रण बिल। इस तरह की जानकारी मिल रही है और एक बहस हो सकती है पूरे देश के लिए। देवेंद्र प्रमुख जी आवाज मिल रही है सर आपको? जी पल्लवी जी आवाज मिल रही है आपकी। जी सर अब आपकी भी आवाज आ रही है। अब आप अपनी बात जारी रखिए सर। सवाल मेरा पहले वाला ही था। देखिए, मैं आपको ये दोहराना चाहूंगा कि जिस तरह से सलमान खुर्शीद जी बोले हैं, बयान दिया है, और उनका समर्थन करने वालों की जो भीड़ आई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, ये बदकिस्मती हो सकती है। अब ये लोकतंत्र में इस तरह से और जिम्मेदार व्यक्ति जो स्वयं विदेश मंत्री रह चुके हैं वो इस तरीके के बयान देंगे, और मुझे दुख भी होता है और हास्यप्रद भी लगता है कि मेरे साथी इतने समझदार होने के बाद भी बयान से बचकाना हरकत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को टारगेट कर रहे हैं। अगर डीएनए की बात मैंने उठा दी तो 40 मिनट भी आप जो पूर्ति नहीं करोगे, ऐसा डीएनए है कांग्रेस का। इतना दागदार डीएनए है जिसमें विदेश से लेकर दुनिया तक का भ्रष्ट ब्लड भरा हुआ है। लेकिन मैं चाहता नहीं कि डिबेट में बैठकर कीमती समय को खराब किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री बेताक के साथ साथ दुनिया के सर्वोत्तम नेताओं में से और टॉप की जिनकी आज पहचान है विश्व में, और वो उनकी मेहनत के अनुसार है, और उस पर दाग उठाना या उंगली उठाना बार बार
ये डिबेट का हिस्सा नहीं बनता। माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हमें शर्म लगती है इनके कृत्यों पर। 60 वर्ष में इन्होंने क्या क्या गंद फैलाई इस देश में। आज सुधार की बात आई, कई ये कहते हैं कि ये नाजायज औलाद है। अरे रश्मि जो बोल रहे हैं इनके, राशिद अलवी उनके लिए बोल रहा हूं, वो बोल रहे हैं कि मुझे तो लगता है सबकी औलाद जितने नेता उनकी नाजायज है। क्या इसके घर में भी नाजायज औलाद है? रश्मि जी करेंगे इसको, राशिद अलवी जी अगर है तो खो दिए, यानी डूब के मर जाइए इस बयान को देकर जिस तरीके से आप चैनल पर बोलते हैं। अगर किसी नेता का है ये चीज तो स्पष्ट बोलिए। और डीएनए आपके अंदर ये घुसा हुआ है कि कांग्रेस में भरमार है, इसलिए बोलते हैं आप। अगर आपको कहीं लगता है कि ये हमारे अंदर दागदार है, हम लोग करने वाले हैं, तो आप बोलिए, अन्यथा मैं आप पर इंगित करता हूं कि हो सकता है कि आपके घर में ऐसी घटना। बताइए कुंवर जी। जी बताइए सर, बात रखिए। अभी आप उंगली भी दिखा रहे थे सर, आपको कुछ कहना था बीच में, अब उनकी बात कम हो गई है। मैं अपने देवेंद्र प्रमुख जी साथी जी को ये कहना चाहता हूं कि अंगुली उठाना सिर्फ ये नहीं मकसद होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी, यदि सोनिया गांधी जी पर आप अंगुली उठा रहे हैं तो वहीं पर वरुण गांधी जी और मेनका गांधी जी भी हैं, वो आपकी सरकार में जिम्मेदार मंत्री पद पर रहे हैं। तो ये दो तरह का जो आप लोगों का रुख है ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधान, यही तो मैं भी कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री हैं तो जानने की जानना चाहती है दुनिया। आप लोग शपथ पत्र में जानकारी झूठ देकर और दुनिया को भ्रमित करते, इसलिए अंगुली उठती। यदि आप झूठ नहीं बोलते, यदि आप जानकारी नहीं देते, योगी आदित्यनाथ जी दो तरह के शपथ पत्र देते। लोकसभा में उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट जी का नाम है और विधान परिषद 2017 के चुनाव में अवधेश नाथ जी का नाम है, तो जनता तो सवाल उठाएगी ना। मैं जो सलमान खुर्शीद जी का बयान है उस पर मैं कहता हूं कि सलमान खुर्शीद जी का ये व्यक्तिगत बयान है और ऐसे बयान सोच समझ कर देना चाहिए। जनसंख्या जो विस्फोट हो उससे पहले हमको कदम उठाना चाहिए। और मेरा भी मानना है और पार्टी का भी मानना है कि आप संसद के सत्र में ले आइए, प्राइवेट बिल मत लाइए, सरकार इस बिल को लाए और चर्चा कराए और इस पर चर्चा होने के बाद संगठनों से बात हो, लोगों से बात हो और जिनको परिपालन कराना है उनकी भी राय ली जाए और इसके बाद कानून बने, मेरा ये कहना है। लेकिन कुंवर जी एक बात बताइए, अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी कदम अगर उठाया जाए सरकार की तरफ से तो उसका आप विरोध ही करते हैं? नई जनसंख्या नीति लाई गई, आपने ये सवाल ठीक उठा दिया कि इतना देरी से क्यों आप जागे, आपको तो पहले लेकर आना चाहिए था योगी सरकार के लिए, आपने ये बात कही, चलिए ये बात समझ में आती है। लेकिन उसके बाद इस तरह के अजीबोगरीब बयान, हर किसी का तो अपना पर्सनल बयान नहीं हो सकता ना सर, कि आप ये कह दें कि नहीं ये तो उनका व्यक्तिगत बयान है। ऐसे कैसे व्यक्तिगत बयान होता है? वो ऐसा नहीं था कि वो किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी कार्यक्रम में शामिल होने आए, वहां उन्होंने इस तरह का बयान दिया, तो वो उनका व्यक्तिगत बयान कैसे हो गया? कैसे उनकी सोच को हम ये मान लें कि वो उनकी व्यक्तिगत सोच है? पल्लवी जी, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, चंद दिन पहले मोहन भागवत जी ने कहा था कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है जी। एक बार भागवत जी का बयान आता है कि औरतों से घृणा करना चाहिए। ऐसी बातें अगर हम लाएंगे तो इससे देश का विकास नहीं होगा। यदि जनसंख्या निवारण का कानून आप लाते हैं, आपको समय पर लाना था। आज 6 महीने बाद यूपी का चुनाव है, यदि आप चुनाव के मद्देनजर ऐसा लाए हैं और हम विपक्ष में हैं, कोई भी कानून आप जनता पर थोप दें, इससे पहले हम ये आग्रह करते हैं और विपक्ष की प्रमुख भूमिका भी होती है कि उस पे दोनों पक्ष सोचना चाहिए, लाभ और नुकसान। विपक्ष का काम है सरकार जो कार्य कर रही है उस पर कोई त्रुटि ना हो, नहीं तो किसान आंदोलन की तरह किसान आंदोलित होगा और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आज आप सिर्फ ये कहकर कि मैं एक फोन कॉल, प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरा एक फोन कॉल ही किसानों के लिए बहुत है, तो 15 अगस्त के बाद आज तक वो फोन कॉल क्यों नहीं आया? 26 जनवरी को आपने ये शब्द कहा था, तो
तो ऐसे मैं आपसे आग्रह करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करना चाहता हूं कि हमारा काम टांग अड़ाना नहीं है, मजबूत विपक्ष का कार्य है कि हर कार्य को लाभ और हानि दोनों तरफ सोच के कार्य करना चाहिए। हम इसलिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख जी वो कह रहे हैं कि विपक्ष का काम होता है कि ये पूरा नफा नुकसान सब कुछ तोल मोल के अपना काम करें, और वो वही कर रहे हैं। वो जो कमियां हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रमुख साहब। पल्लवी जी, आप पूरा डिबेट्स के बीच में हमारे एंकर हैं, आपके बीच में जो क्वेश्चन आ रहे हैं और जिस तरह से आप जो है जवाब मांग रहे हैं उसमें बचता क्या है। देखिए कितने बढ़िया तरीके से कुंवर साहब निकल कर चले गए, और जो बात है जहां पर हमारी डिबेट होती है उस डिबेट्स को घुमाकर वो कभी किसान की तरफ लाते हैं, कभी उसको 60 साल पहले ले जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताना चाह रहे कि जो बयान सलमान ने दिया था उसके बाद राशिद अलवी का बयान क्या महत्व रखता है। क्या राशिद अलवी की कोई इतनी बड़ी पावर पहुंच है कि वो सोनिया जी की मर्जी से दे रहे हैं, राहुल जी की मर्जी से दे रहे हैं, या मुस्लिम वर्ग का वो बहुत बड़ा चेहरा है उसके उस पर वो बयान दे रहे हैं। और जहां उन्होंने महान भागवत जी की डीएनए की बात करी, अगर उसका मतलब उन्हें समझाना शुरू कर दिया मैंने, तो यहां लग जाएगा आध्यात्मिक उसमें अलग जाएंगे। कांग्रेस आध्यात्मिक उसमें कम नॉलेज रखती है। जो योगी जी पर उंगली उठा रहे हैं वो भी आध्यात्मिक विषय है। हमारे यहाँ गुरु को भी पिता का दर्जा दिया गया है। गुरु जो है वो पिता से भी बड़ा माना गया है। अगर किसी गुरु को पिता का हमने रूप या हमने दर्जा दिया है और उनका डबल जीवन रहा है, वो अपने पिता के घर में पैदा हुए, लेकिन उसके बाद जो उनका दूसरा जन्म और जीवन और जो कर्म चला है वो गुरु के घर से चला है, वो भी उनके पिता हो सकते हैं, उससे कम नहीं है। मैं हर चीज पर साफ बात करना चाहता हूं, लेकिन दोगली बात, गलत बात और गंदी बात चैनल पर उठे, डिबेट्स में उठे, ये 135 करोड़ लोगों के सम्मान की बात है। और जिस तरीके से दोनों नेता बोले हैं, वो किस बल पर ऐसा बोले हैं? क्या इस धर्म में ही नाजायज लिखा हुआ है सब? औलाद से लेकर शादियां तक इसी धर्म में नाजायज होता है सब। जिस तरह राशिद ने उंगली उठाई है उस तरीके से वो साबित करेंगे कि कितने नेताओं के नाजायज औलाद है, या मुस्लिम समाज में ही है खिल, या कांग्रेस में ही है। अगर ये इनके पास नहीं है तो जिन जिन पार्टियों में है ओपन करें या इस बयान को वापस लें। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं और चैलेंज करता हूं रश्मिद और पूरी कांग्रेस को, या तो इस बयान को वापस लें और या इसको खोलें। उनके बयान को तो हर कोई समर्थन कर रहा है देवेंद्र जी, वो बयान वापस कैसे लेंगे? उन्हें तो समर्थन मिल रहा है, उनके बयान को तो सब जायज ठहरा रहे हैं, तो कोई कैसे मान लेगा कि उन्होंने गलत बयान दिया है? चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंवर सिंह जी, मेरा बस सीधा सा सवाल यह है कि आप लोग अपने इन बयानवीरों पर लगाम क्यों नहीं लगाते? आला कमान की अगर हम बात कर लें तो उन्हें क्या सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता कि उनके ये वरिष्ठ नेता किस तरह के बयान देते हैं और उनकी ही लुटिया डुबोने का काम करते हैं? पल्लवी जी, कोई भी बयान कौन दे रहा है उस पर हाई कमान की मोहर नहीं होती। सीधा सा सवाल है, कोई कहीं दौरे पर जाता है और कैसे सवाल मीडिया पूछ ले, या भाषणों के दौरान या अपने संबोधनों के दौरान क्या कौन कह रहा है, इस पर तो स्थिति स्पष्ट बाद में होती है। क्या किस तथ्य पर उन्होंने कहा, किस तथ्य पर उन्होंने कहा, ये हाई कमान द्वारा सफाई मांगी जाएगी। और सलमान खुर्शीद जी ने किसी धर्म विशेष पर नहीं कहा है। हमारे प्रमुख साहब ने अभी कहा कि मुसलमान पर या मुस्लिम समाज पर या कांग्रेस पर, हम किसी धर्म पर अंगुली नहीं उठाते, क्योंकि देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है। हमारे संविधान में लिखा है हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष, तो हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। किसी जाति, किसी धर्म के पर अंगुली उठाने का काम व्यक्तिगत तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। मैं प्रमुख जी के इन बातों पर जरूर कहना चाहूंगा कि किसी धर्म विशेष पर टीका टिप्पणी करना हम सबको शोभा नहीं देता है।
लेकिन अगर किसी ने असंवैधानिक या अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया है तो उस पर उसको विचार करना चाहिए, क्योंकि जैसे नारायण दत्त तिवारी जी के बुढ़ापे में रोहित शेखर जी पुत्र पैदा हुए, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, पहले नाना करते रहे और बाद में कोर्ट ने स्वीकार करा दिया। तो इससे अच्छा है कि आप अपने शपथ पत्रों पर अपने जो संबोधन है या जो भी आप तरीका अपनाते हैं उस पर सच्चाई सामने होनी चाहिए। देश में जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रदेशों के मुखिया हो, हम सबकी जिम्मेदारी बनती कि लोकतंत्र में जनता के समक्ष हम ऐसा उदाहरण पेश करें जिस पर लोगों को अंगुली ना उठे और सम्मान से लोग बोले। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बातें आती हैं जिससे हम सबको उस पर चर्चा करना पड़ता है। लेकिन मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हम सब सभी धर्म को मानते हैं और सर्वधर्म सम्मान है, किसी धर्म का अपमान नहीं करते, किसी जाति का अपमान नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि देश में सभी धर्मों का सम्मान हो। ठीक है, अभी वापस लौटूंगी आपके पास। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं देवेंद्र प्रमुख जी से। बताइए देवेंद्र प्रमुख जी, वो कह रहे हैं कि किसी जाति विशेष या धर्म विशेष पर वो उनका कटाक्ष करने का कोई यहाँ पर इरादा नहीं था। देखिए कितने आराम से, कितने सुलझे हुए हैं कुंवर साहब, आराम से अपने आप को बचाकर निकल गए और मुझ पे फिर दोबारा से इंगित कर गए कि मैंने मुस्लिम का नाम लिया या मैंने किसी धर्मनिरपेक्ष की बात की। मैं भी स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने कहा था पल्लवी जी कि मैं आध्यात्मिक किस्म से जवाब दिया माननीय योगी जी का। उन्होंने बहुत खतरनाक सवाल उठाया। इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं जो किसी पार्टी के नेता नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। पहले ही उन्होंने उनको इंगित किया, वो हम सब के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर डीएनए की बात आने लगी, मैंने आपको पहले कहा था अगर मैं डीएनए उठाने लगूं तो कांग्रेस से दागदार डीएनए पूरे विश्व में किसी राजनीतिक पार्टी का है नहीं। पल्लवी जी, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको गिना सकता हूं कि गांधी कहां से आया, कहां से चुराया गया डीएनए है, कौन से आपके जब फॉर्म भरे गए हैं, जिस तरीके से जानकारी दी गई है कि उनको इंदिरा जी को कैसे गांधी बनाया गया, या सोनिया जी के बाद आप पूछने लगे, आप राजीव गांधी जी का डीएनए चेक करा लीजिए, आप संजय गांधी जी के डीएनए पे सवाल उठा लीजिए। अगर मैं डीएनए पे आ गया तो आपकी 4 घंटे की डिबेट कम पड़ जाएगी, ऐसा डीएनए कांग्रेस का है। तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के माध्यम से कि राशिद अलवी जैसे, सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं को आगे कर धर्म की राजनीति ना करें, इनकी जुबान को किसी भी तरह से बंद करें और इन्हें इनकी औकात बताएं। ये हिंदू मुस्लिम की बात कर जिस तरीके से डीएनए का बयान देते हैं और जिस तरीके से भाषा यूज करते हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। और ये फिर चिल्लाते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और देश की एकता अखंडता जो खतरे में पड़ गई, और भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष धर्म विशेष की बात करती है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सवाल उठा रहे हैं सर, एक बात बताइए प्रमुख साहब, उनका ये सवाल भी तो जायज है कि आपको इतने दिनों बाद, इतना पूरा कार्यकाल आपका निकल गया, तब आपको याद आ रही है कि हमें नई जनसंख्या नीति लानी चाहिए। देखिए मैं एक चीज और कहता हूं आपको पल्लवी जी, हमारे यहाँ जो हमने अपना घोषणा पत्र चुनाव से पहले मैनिफेस्टो तय किया था, उसमें जो जो चीज हमने तय की वो स्टेप बाय स्टेप सब काम किया। बदकिस्मती ये रही कि हमें 2 साल कोविड की वजह से कुछ काम में हम पछड़े हैं और अब प्रयासरत हैं। अगर हम पछड़े हैं तो उसे पूरा कर रहे हैं। 370-35 से राम मंदिर निर्माण, सीमाओं को सुरक्षित करना, चाइना को उसकी औकात बताना, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा देना और सैनिकों के सर जो सुरक्षित करना, कहां हम काम नहीं कर रहे थे? कौन सा काम हमने नहीं किया? हमने सारे ही तो काम किए हैं। ये वैश्विक महामारी में दुनिया हिली, भूख से लड़ रही है, तड़प रही है। हमने स्वयं को दवाई, इंजेक्शन से लेकर सारी सुविधाएं, इंसुलिन करने के लिए बेड से लेकर हमारे पास कुछ नहीं था, सारी व्यवस्था करना, सारे ही तो काम कर रहे थे। इसी में तो ये एक चीज थी। और आज समय मिला है, अभी उबर भी नहीं पाए
तुरंत ही हमने ये काम शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे एजेंडे में था ये। और देश की एकता, सुरक्षा और देश की आने वाले भविष्य को लेकर जो रीढ़ है, जो आर्थिक, जिस पर हम बात करते हैं, जीडीपी दर जो कम जा रही है, उस पर विचार करने के लिए भी उसका भी एक मेन हिस्सा, एक पॉइंट है। इस पर भी विचार करना, बुद्धिजीवियों की राय लेना, उनके माध्यम से सब कुछ आना, और कई बार कहते हैं कि संगठन से पूछकर या पार्टियों से पूछकर कानून बनाएं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कुंवर साहब को कि आप बहुमत के साथ बैठे हैं। कानून संगठन में नहीं बनता, रोड पे नहीं बनता, ये लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक के माध्यम से बनेगा। अपनी लड़ाई वहां रखिए। आपको जो हमें बहुमत जनता ने दिया है, उस जनता के अनुसार कानून तय होगा। ये कांग्रेस को पूछकर या छोटी मोटी पार्टियों को पूछकर नहीं बनाया जाएगा। ये जनता के दिए हुए बहुमत के माध्यम से, उन सांसदों के माध्यम से जो चुनकर आए हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से ये कानून बनेगा और कानूनी रूप से ही इसको जामा पहनाया जाएगा। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हतोत्साहित होकर इस तरीके के बयान ना दें जिससे देश की एकता और अखंडता पर फर्क पड़ता है, जिससे देश के सम्मान पर फर्क पड़ता है और जिससे कांग्रेस की जो स्थिति है वो और भी बदतर होती चली जाएगी। ऐसे बयानों पर लगाम लगाने की कोशिश करें और जिस भी तरह से उनको रोके, वाने का भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीख लें कि उनके भी तो बहुत बड़े नेता हैं, उनका दल भी तो दुनिया में सबसे बड़ा दल है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, मंत्री और सांसद हैं, लेकिन उनकी जुबान क्यों नहीं फिसलती, वो क्यों पनाह में है? तो ये कम से कम इनको सीख लेनी चाहिए। पल्लवी जी, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि जिस तरह ये बोलेंगे ऐसा ही जवाब हम लोगों को देनी मजबूरी होगी, अन्यथा हम ऐसे सवाल क्वेश्चनों से बचते हैं। बिल्कुल देवेंद्र प्रमुख जी, वैसे बयानवीरों की तो आपके यहाँ पे भी कमी नहीं रही है सर। बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने बड़े अजीब अजीब बयान दिए। पर चलिए, तीरथ सिंह रावत का तो हाल ही में बहुत ऐसे बयान सामने आए, पर वो माफ़ी मांग लेते हैं हर बार अपने बयान पर। तो ये हम आपके आला कमान की तारीफ करते हैं कि वो उन पर लगाम लगा पाए। ऐसी उम्मीद हम कर रहे थे कुंवर सिंह जी से भी कि उनके आला कमान अपने बयानवीरों पर लगाम लगा लें सर, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया हो। कभी तो एक बार तो उन्होंने खुद को सीएम योगी आदित्यनाथ का बाप कह दिया था, आपको शायद याद होगा। सलमान खुर्शीद ने एक बार बातों बातों में कह दिया था कि रिश्ते में तो हम उनके बाप लगते हैं। तो इस तरह के बयान देने के बाद भी आप कह जाते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। और अभी एनडी तिवारी की आप बात कर रहे थे सर, आधे से ज्यादा जीवन तो उन्होंने कांग्रेस में गुजार दिया, अंतिम वक्त में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो ऐसा ही मान लें कुंवर जी कि वो आपके यहाँ पर ही सब कुछ सीख कर आए। अभी उनके डीएनए में तो कांग्रेस ही बसी होगी, उसके बाद वो गए भारतीय जनता पार्टी में। खुलासा तो भाजपा के सरकार में हुआ ना, भारतीय जनता पार्टी कांड तो आपके कार्यकाल में कर दिया ना सर, खुलासा बाद में हुआ, कांड तो आपके कार्यकाल में कर दिया सर। बहन जी, मेरी बात तो सुन लीजिए, बताइए। जब साधु को सियासत से मोहब्बत हो जाए जी, जैसे योगी आदित्यनाथ जी, अभी हमारे प्रमुख जी ने कहा कि उनके पिताओं पर उन्होंने कहा कि धार्मिक जीवन हो गया। मैं इतना कहना चाहता हूँ, यदि आप धार्मिक जीवन से हैं तो साधु को सियासत से दूर रहना चाहिए, लेकिन सियासत की मोहब्बत अगर साधुओं को लग गई हो तो देश का क्या होगा? आप देख रहे हैं गंगा नदी में तैरती हुई लाशें, चुनाव में कैसे महिलाओं का चीरहरण, बेटियों की लाशें रात में जलाई जा रही है, देशद्रोह का मुकदमा लग रहा है। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देश में आपको सरकार बनाने का बहुमत दिया है, लेकिन न सत्ता के नशे में ऐसा कार्य मत करिए जिससे देश की जनता परेशान हो, जिससे देश का मजदूर परेशान हो, जिससे देश का बेरोजगार परेशान हो। आज देखिए, आपने कहा हम तो घोषणा पत्र के हिसाब से करते हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, आपके घोषणा पत्र में कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कहा है? आपके घोषणा पत्र में था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कहा है? आपके घोषणा पत्र में था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, और महंगाई डायन थी, अब महंगाई सहेली हो गई है। जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, रसोई गैस, किसी पर आपका काबू नहीं है। और देश की आर्थिक स्थिति कोरोना में ठीक है, महामारी के दौरान, लेकिन उसके पहले 2017 से देश छोड़ने का सिलसिला पूंजीपतियों का था, और ये स्थिति बन गई है कि प्रति वर्ष 5000 से ज्यादा लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। वो अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं, वो अपने पूंजी निवेश को नहीं करना चाहते। तो मैं कहना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर ध्यान दीजिए। सिर्फ चुनाव जीवी मत बनिए, क्योंकि चुनाव जीवी
चुनाव के वक्त दिखना, चुनाव के वक्त ही ऐसी रणनीति बनाना, ठीक है, घोषणा पत्र का काम करिए ना, आपकी बहुमत की सरकार है, हम रोक नहीं सकते, हम विपक्ष में हैं, हमारा सदन का दरवाजा बंद है तो हमारा सड़क का दरवाजा खुला है। लेकिन हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी आप निर्णय लीजिए उसका सीधा चुनाव से संबंध ना हो, वो जनता के लिए निर्णय हो, मैं यही कहना चाहता हूँ। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं कुंवर सिंह जी, और उन बातों को घुमाकर कहीं और कैसे ले जाना, ये आपसे तो सच में सीखने वाली बात है। मैं बार बार बयानों पर आ रही हूँ, आप अलग मुद्दे पर भटका देते हैं सर। वैसे आपको तो, आपके साथ मैं लगभग रोजाना ही डिबेट करती हूँ और आप खुद देख रहे हैं महंगाई जैसे मुद्दे हम कितना जोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात करने के लिए बैठे हैं उस मुद्दे पर आप बात ही नहीं कर रहे सर, बस गोल गोल जलेबी की तरह बातें घुमाए जा रहे हैं। एक बात आपने कही सर, साधुओं को सियासत से मोहब्बत नहीं रखनी चाहिए, बेहतरीन बात, सच में नहीं रखनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा देश क्या कोई ऐसा शख्स संभाल सकता है जिसका जब मन करता है और वो अपने नानी के घर चला जाता है? जब देश के प्रधानमंत्री का मन पकड़ता है तो सबसे बड़े दुश्मन के माँ का आशीर्वाद लेने चले जाते हैं। उन्हीं प्रधानमंत्री का जब मन करता है तो दो बार स्ट्राइक भी कर देते हैं सर, ये भी बोलिए। कैसे नेस्तनाबूद करते हैं आतंकियों के ठिकाने को, ये भी बताइए सर। अगर वो वहां जाकर वहां गलबेलियां कर रहे हैं तो वो ये भी तो कर रहे हैं। आप नानी के घर जाकर क्या करते हैं मुझे ये बताइए, कौन सा आपने वहां से पैक करवा लिया? बहन जी, अरुणाचल प्रदेश पर हजारों हेक्टेयर भूमि पर चीन ने कब्जा किया है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना एक्सप्लेन दे दे। 370 आपने जम्मू कश्मीर में खत्म किया, तो आप 371 और 371 के जो नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा, वो भी खत्म करने की बात करिएगा। आप सिर्फ चुनावी लाभ लेने की बात मत करिए। हम यही आपसे निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा के लोग कुंवर जी प्रमुख साहब से जवाब ले लेते हैं। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असरता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। चलिए अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, अब आपके साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे। तमाम बातें आपने सुनी थी सर, अब आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, डिबेट को आपने कहा कई बार घुमाया, कुंवर साहब ने आज जिस तरीके से हमने ये डिबेट किया, जिस बयान पे हमने किया, उस पर चर्चा बहुत कम हुई है जी। उस पर चर्चा कम होने का कारण भी यही रहा कि मुद्दे से भटके हैं, लेकिन ये बड़ा गंभीर और गहन मुद्दा है। इस पर कोई जवाब ऐसा इस तरह से आया नहीं है कि किस तरह से ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को नकेल डले कि वो जिससे पूरा देश डिस्टर्ब होता है, जिससे 135 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, आखिर उस पर वो पार्टी या उनके नेता क्या कहना चाहते हैं। कुछ ना कुछ इसमें कहा जा। आपने कहा हमारी तरफ से भी एक आध बार किसी नेता का ऐसा बयान आता है, लेकिन आपने ये भी देखा है कि 10 घंटे के अंदर अंदर वो या तो बयान वापसी होता है या उस पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति आकर अपना जवाब जो है उसको देता है। और यहाँ कांग्रेस की बदकिस्मती रही कि यहाँ जो भी बोल जाए, जिस तरह से बोल जाए, वो सिर्फ बोल गया, उसको कोई लगाम, कोई पूछने वाला है नहीं। और फिर ये पल्ला झाड़ लेते हैं जैसे बैठ के, अभी जैसे कुंवर साहब ने झाड़ दिया पल्ला कि ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है। ये व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता, बड़ा गहन और गंभीर बयान है। फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि राशिद अल्वी को आकर अपने बयान पर सलमान के साथ माफी जरूर मांगनी चाहिए। सलमान ने जो बोला उस पर मोहर लगाने का काम राशिद अल्वी ने किया। सलमान खुर्शीद ने तो थोड़ी सी बात बोली, राशिद अल्वी ने ज्यादा कुछ कहा। उन्होंने तो ये कहा है कि मैं तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को जानता हूं जिनकी नाजायज संतानें भी हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही है। वो तो साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं। देखिए कितनी गहरी बात कही है पल्लवी जी। आप हम चैनल पर बैठकर बात कर रहे हैं, अगर इस तरह का बयान कोई व्यक्ति ओपन दे रहा, खुलकर दे रहा, या तो किसी के सम्मान को जो है जिस तरीके से आप कहा है कि मैं जानता हूं, बहुत बड़ी बात है। आप उनका जो है खुलकर आप बयान दीजिए और उनके खिलाफ जो भी है कोर्ट में जाइए, या आप विपक्ष पार्टी के नेता भी हैं और जनता के बीच में कमियां ढूंढने के लिए बैठे हैं, या तो आप झूठ बोल रहे हैं निश्चित। अगर झूठ नहीं बोल रहे तो अपने कर्तव्य से, अपने निर्वाह से बच रहे हैं, क्योंकि आप किसी लायक ही नहीं है। अगर इसमें दम है कि भारतीय जनता पार्टी का उसने नाम लिया है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसे नेताओं का नाम ओपन करें, अन्यथा अपनी बात के लिए माफी मांगे और या फिर उस पार्टी को छोड़ दें।
या इस तरीके के बयान देकर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो जनता निश्चित उनको सिखाने का काम करेगी। इसमें कहीं ना कहीं तो एक बात पर तो उनको टिकना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा मान लिया जाए कि कांग्रेस में अब कोई ऐसा बचा ही नहीं है कि इन बयानवीरों पर लगाम लगाई जा सके, या फिर यूं कह दे कि इन बयानों पर शायद कांग्रेस के किसी नेता का ध्यान ही नहीं जाता। नहीं, ध्यान तो सब जगह जाता है, ध्यान कहीं नहीं जाता। ध्यान देने वाले लोगों के बयान की ही कोई गारंटी नहीं रही। दिक्कत कांग्रेस के साथ कहां आ रही है? विपक्ष अगर कहीं लोकतंत्र में ज्यादा कमजोर होता है तो वो लोकतंत्र के लिए भी खतरा बनता है धीरे धीरे। मैं फिर कह देना चाहता हूं, पार्टी अलग हटकर बात कर रहा हूं 1 मिनट के लिए सिर्फ। कांग्रेस के साथ मेरी सहानुभूति है। इससे बदतर स्थिति में अगर कांग्रेस जाती है पल्लवी जी, तो कांग्रेस को कुछ बचाने वाला दुनिया में है नहीं। और जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं, जिस तरह से इनके रणवीर जिनको कहते हैं करणवीर, जिनके कंधे पे जिम्मेदारी है, इस तरीके के बयान दे रहे तो निश्चित जो है कांग्रेस का डीएनए इस देश से खत्म हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि कोई राष्ट्रीय पार्टी खत्म हो और क्षेत्रीय पार्टियों का हमें सामना करना पड़े। मजबूरी में मैं फिर कह रहा हूं आपको कि इन्हें जो भी करना है वो करें, लेकिन अपने आप को खत्म ना करें। आत्मदाह जैसी घटना ना दोहराएं। अल-कायदा जैसे आतंकवादियों से सीख लेकर खुद को दफन करने का काम ना करें। ये स्वयं में बम बांधकर अपना ही विस्फोट करने पर खड़े हैं। ये बयान कोई छोटा बयान नहीं है। इस बयान की मैं जितनी भर्त्सना करूं उतनी कम है। अगर इस पर ये माफी नहीं मांगेंगे तो देश में निश्चित इस पर बवाल मचेगा। और जिस तरीके से किसी के स्वाभिमान को गिरा रहे हैं, ये स्वतः ही गिराना पड़ेगा। इन्हें अपनी भी जवाब देनी पड़ेगी, इनके घर में कौन सी औलाद है। ठीक है, इस समय राजनीतिक विश्लेषक ईशान त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईशान जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, जिस तरह का बयान सलमान खुर्शीद की तरफ से आया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि उनकी कितनी वैध और अवैध संतान है, उन्होंने तो बयान दिया ही, राशिद अल्वी ने उनसे भी बड़ा बयान दे दिया। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे बहुत से नेताओं को जानता हूं जिनकी नाजायज संतानें हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं ये बयान? क्या कांग्रेस को अपने ही पतन पर ले जाने पर इस समय उतारू है? पल्लवी जी, देखिए, अभी मैं अपने जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सुन रहा था। वो भी किस तरह से अलकायदा और उस पर कंपेयर कर रहे थे। ये भी गलत है। और देखिए, किसी की व्यक्तिगत उस पर जो उसकी चॉइसेस हैं उस पर टिक्का टिप्पणी करना वो भी गलत है। मैं देखिए दोनों चीज मानता हूँ कि देखिए, आप किसी की जो व्यक्तिगत जिंदगी है या उसकी व्यक्तिगत राय है उस पर आप टीका टिप्पणी ना करें तो ही अच्छा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि अभी देखिए, जिस तरह से हमारे सम्मानित एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि हम अलकायदा से उससे कंपैरिजन कर रहे थे कांग्रेस का, तो जो ये राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट है या फिर अलकायदा से आप किसी की अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं या फिर आप आतंकवादियों से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं इनको तो, क्योंकि देखिए, जो हमारी जनसंख्या है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो कम होनी चाहिए। हमारी जो जनसंख्या है वो चाइना की जनसंख्या को पार कर जाएगी। और ये भी मैं मानता हूं, हमें जो पुरानी सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो वाजपेयी जी की रही हो या फिर कोई भी अन्य जो सरकार रही हो, हमको सबसे बड़ा धन्यवाद उनका ये देना चाहिए कि जो प्रॉब्लम चाइना और जापान अब फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स हमारा देश फेस नहीं कर रहा। वो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूँ पल्लवी जी। वो प्रॉब्लम ये है कि चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए। 1 चाइल्ड पॉलिसी लाने के बाद जो उनकी जो जनसंख्या है वो घटती जा रही है और उनकी जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स का मतलब ये है कि जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, वो घटता जा रहा है और जो ओल्ड हैं, जो कि मतलब वृद्ध लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसलिए उसकी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ रहा है। और उसकी आप ओवरऑल देखिए, क्योंकि ये हमको सरकारों को, अगर हम सरकार कोई अच्छा काम कर रही है उसके लिए धन्यवाद भी देना चाहिए। तो अगर हमारे सम्मानित पैनलिस्ट ये बोलते हैं कि हाँ, कि हमारी पुरानी सरकारों ने भी अच्छा किया और पुरानी सरकारों ने बहुत बढ़िया काम किया कि एक नेचुरल तरीके से, और अगर आप देखें तो भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा, जो उसकी ग्रोथ है वो 1% से भी कम हो गई है। हाँ, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की ग्रोथ 2% के आसपास है, लेकिन उसको भी मैं मानता हूँ कि 2 चाइल्ड पॉलिसी भी ठीक है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो हम एक व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, किसी के व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करते हैं, वो गलत है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो जो ये बोलते हैं कि ये 100 बच्चे या 10 बच्चे पैदा करते हैं, अगर वो उस बात पे खंडन करने को ये तैयार हैं, तो इस बात का खंडन करने को हम भी तैयार हैं कि सलमान खुर्शीद जी ने या राशिद अल्वी जी ने जो बात बोली वो गलत थी। नहीं सर, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप क्यों कांग्रेस पार्टी के किसी बयान का खंडन कर रहे हैं सर? वो तो कांग्रेस पार्टी का काम है। मैं राजनीतिक विश्लेषक की बात मैं तो बस ये जानना चाह रही थी कि सलमान खुर्शीद का ये जो बयान है
वो खुद कांग्रेस पार्टी के लिए कितना खतरनाक है। राशिद अल्वी ने जो इतनी बड़ी बात कह दी, सर ये ऐसा है ना, ये लोग ऐसे पद पर बैठे हुए हैं कि अगर वो कुछ भी कहेंगे तो उसका बहुत बड़ा महत्व रहता है। आप कोई राहगीर नहीं हो कि कुछ भी कह दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बड़े पद पे हो, एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हो और आप पूर्व मंत्री रहे हो, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो उसका बहुत महत्व है। तो मैं वही जानना चाह रही थी, ऐसे बयान पर लगाम लगाने की खंडन करने को मैं उसी बात को खंडन करने को बोल रहा था पल्लवी जी, कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। मैं अपने पहले ही वक्तव्य में बोल चुका हूँ ये बात, लेकिन क्या ये बात सही है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी अन्य पार्टी का नेता आके पब्लिकली बहुत भीड़ में बोले आके कि वो 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, या आप अगर वो 2 बच्चे पैदा करें तो आप 4 बच्चे पैदा करिए। तो ये बयान भी हमने सुने हैं, और ये बयान हमने ऐसे ऐसे लोगों से सुने हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उसमें मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये इन चीजों का खंडन होना चाहिए, और व्यक्ति विशेष पे कोई भी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और जो पुरानी सरकार है उनकी भी हमको धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी वजह से आज नेचुरली हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए, चाहे कोई सी भी पार्टी क्यों ना हो। इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असरता।